हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 9 द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870 से लेके 1947 तक के, और ये पार्ट थर्ड। तो पहला टॉपिक है हमारे इस वीडियो का द मार्च टू डांडी। डांडी एक जगह का नाम है। तो देखो, पूर्ण स्वराज खुद से नहीं आया लोगों के दिमाग में, इसके लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई थी। एंड 1930 में क्या होता है, गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि वो लीड करेंगे मार्च को, जो कि सॉल्ट लॉ को ब्रेक करेगी। तो ये जो सॉल्ट लॉ है, ये कौन सा कानून था? दरअसल ब्रिटिश लोगों ने एक मोनोपोली सेट करी थी। किसके मैन्युफैक्चरिंग पे? सेल ऑफ सॉल्ट पे। ठीक है, नमक बनाना और नमक बेचने के ऊपर मोनोपोली बना रखी थी ब्रिटिश ने। तो महात्मा गांधी और उनके साथ जो बाकी लीडर्स, नेशनलिस्ट लीडर्स थे, उन्होंने बोला कि भाई ये तो पाप के समान है। इतनी इम्पोर्टेंट चीज है, लाइफ की इसेंशियल है, खाने का आइटम है नमक, आप उस पर टैक्स लगा रहे हो, तो ये तो गलत है। ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्ट मार्च के पीछे जो एक इनकी इच्छा थी, वो थी फ्रीडम, है ना। फ्रीडम होनी चाहिए भाई लोगों की अपनी। एंड ये एक ऐसी चीज थी कि रिच और पुअर दोनों को ही इसकी जरूरत भी थी नमक की। गांधी जी और उनके फॉलोअर्स ने अपनी मार्च को स्टार्ट कर दिया था, जो करीबन 240 माइल्स तक चले थे, साबरमती आश्रम से कोस्टल टाउन डांडी तक, जहां पर उन्होंने सरकार के कानून, नमक से जुड़े जो सरकार का सॉल्ट लॉ है, उसको तोड़ दिया था, है ना। क्योंकि यहाँ पर नेचुरल सॉल्ट मिलता था समुद्र किनारे पर, क्योंकि जो बॉइलिंग वाटर होता था समुद्र का, सूरज की किरणों से ये सूख जाता था, तो नमक जमीन पे छूट जाता था। इसी प्रकार से तो नमक बनता है। दरअसल समुद्र के पानी में नमक मौजूद रहता है, इनको गड्ढों में भर लिया जाता है, फिर सूरज की किरणें उस पानी को सुखा देती हैं और बचता है नमक। फिर फैक्ट्रीज में उस नमक को साफ किया जाता है, पैकेट में भर के हमको बेच दिया जाता है। इस प्रकार से नमक बनता है। तो गांधी जी गए थे फिर डांडी, और इन्होंने वहां पर फिर जो भी नमक का कानून था उसको तोड़ा। फिगर 12 में देखिए, महात्मा गांधी है जो सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर रहे हैं। कैसे? नेचुरल सॉल्ट को अपनी मुट्ठी में उठाते हुए। ये डांडी की तस्वीर है 6 अप्रैल 1930 की। अब देखिए, वुमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल, अंबाबाई फ्रॉम कर्नाटका। तो औरतों का थोड़ा सा स्ट्रगल देखेंगे फ्रीडम में हमारी, और अंबाबाई की बात की गई है। तो वुमेन भी बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से पार्टिसिपेट कर रही थी नेशनल मूवमेंट में। बूढ़ी, जवान, सिंगल, मैरिड, हर तरह की औरतें, चाहे वो गांव से हो, शहरों से हो, कंजर्वेटिव फैमिली से हो या लिबरल फैमिली से हो, हर तरीके से वो भी अपना योगदान दे रही थी। ठीक है। अब ब्रिटिश जो ऑफिशियल्स थे और जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, उन्होंने फील किया कि जो औरतों का पार्टिसिपेशन है, उसने नेशनल स्ट्रगल को काफी ज्यादा फोर्स दिया है, मतलब हेल्प किया है ग्रो करने में। पार्टिसिपेशन इन द फ्रीडम मूवमेंट ब्रॉट वुमेन आउट ऑफ देयर होम्स। जब औरतों ने फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा लेना स्टार्ट किया, तो उनका घर से बाहर निकलना शुरू हुआ, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे व्यवसाय यानी प्रोफेशंस में काम मिलने लगा, गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया के में काम मिलने लगा। तो कहीं ना कहीं जो पहले औरतों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, इक्वलिटी नहीं थी, वो अब एक तरीके से बेस बनने लग गया है, एक रास्ता आ गया है जहां पर औरतों को अब इक्वलिटी मिलने लगी है। शुरुआत तो हो चुकी थी। What such participation meant for women is best recounted by them. Amba Bai of Karnataka had been married at age 12. Widowed at 16, she picketed foreign clothes and liquor shops in Udupi. तो देखो, अंबाबाई की बात बताई जा रही है, जो कि एक वुमेन थी, फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था कर्नाटका की। 12 की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। बताइए, 12 की उम्र में। जनरली सीबीएसई बोर्ड के बच्चे 7th क्लास में होते हैं जनरली, और इस उम्र में उनकी शादी हो गई थी। 16 साल की जब वो थी, तब वो विधवा भी हो गई थी। उस जमाने में अगर आपका पति ना हो, तो आपकी लाइफ किसी नर्क से कम नहीं होती थी। बहुत ही बेकार माहौल था। सोचिए कितनी दुख भरी उनकी लाइफ होगी। फिर वो पिकेटिंग का काम करती थी, कपड़े और लीकर शॉप्स पे उदीपी में। उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया और उनको फिर जेल भी हुई।
Between prison terms, she made speeches, taught spinning and organized प्रभात फेरी. जिस टाइम वो जेल में थी उन्होंने कुछ स्पीचें तैयार करी, उन्होंने स्पिनिंग सिखाया लोगों को एंड प्रभात फेरी ऑर्गेनाइज करी. प्रभात फेरी समझते, प्रभात का मतलब होता है सुबह. तो सुबह सारे लोग घूम घूम के कुछ चीजें बताते हैं दुनिया को, उसको प्रभात फेरी कहते हैं. पहले व्हाट्सएप तो था नहीं कि कुछ भी फैलानी हो बात तो व्हाट्सएप पे कर दो, तो प्रभात फेरीज एक मीडियम था जिसे यूज किया जाता था. तो अम्बाबाई ने इन दिनों को, ये जो दिन थे ना, उनको अपनी जिंदगी के सबसे हैप्पीएस्ट डेज में बताया है, बिकॉज इन सब से उनको एक नया पर्पस मिला जीने का एंड एक कमिटमेंट मिला. औरतें जो कि had to fight for their right to participate in the movement during the salt satyagraha. For instance, even Mahatma Gandhi was initially opposed to women's participation. वुमेन को हमेशा ही अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ा है, चाहे वो खुद के अधिकार हो या फिर स्वतंत्रता के इस संग्राम में हिस्सा लेने की बात हो. यहाँ पर भी औरतों को स्टार्टिंग में अलाउ नहीं किया जा रहा था. इवन महात्मा गांधी भी नहीं चाहते थे कि सॉल्ट सत्याग्रह में औरतें पार्टिसिपेट करें, लेकिन बाद में सरोजनी नायडू ने मनाया महात्मा गांधी को और वो मान गए और उन्होंने औरतों को बोला कि ठीक है, आप भी मूवमेंट को ज्वाइन कर सकती हैं. देखिए, बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स ने सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था, फिर चाहे वो पीजेंट्स हो, ट्राइबल्स हो, वुमेन हो, बहुत बड़े नंबर में. जो बिजनेस फेडरेशन थी उन्होंने भी पैम्पलेट पब्लिश किए. तो इस सब के रिटेलिएशन में सरकार ने क्या किया कि इनके ऊपर कड़े एक्शंस लिए और इनको जेल में डाल दिए, सारे ही सत्याग्रहीज को. अब ये जो स्ट्रगल थी इंडियन लोगों की, इसके फलस्वरूप क्या मिला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पहली बार प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देने की बात की गई. अब वो मिली ना मिली बड़ी बात की बात है, लेकिन इन लालची लोगों ने, ब्रिटिश लोगों ने थोड़ा तो सोचा ना एटलीस्ट. क्यों? क्योंकि ये लोग डर गए थे कि अगर हम सच में अपनी पे आ गए तो इनकी ऐसी तैसी कर देंगे. ये इनके दिमाग में आया तो इन्होंने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात कर दी और बोला कि हम इलेक्शंस करवाएंगे आपके 1937 में. ठीक है, इलेक्शन जब करवाए तो कांग्रेस ने 11 प्रोविंस में से 7 जगह जीत हासिल करी. अब पहले ये जान लो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्या होती है. तो प्रोविंस, प्रोविंशियल बना है प्रोविंस शब्द से. प्रोविंस होती है जैसे स्टेट. तो पहले यही लोग राज चला रहे थे ब्रिटिश. अब बोला गया कि स्टेट के अपने इलेक्शंस होंगे, स्टेट के पास भी कुछ आजादी होंगी, कुछ पावर्स होंगे, कुछ राइट्स होंगे जिनका वो यूज कर सकते हैं. तो ये थी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. सितंबर 1939 में करीबन 2 साल कांग्रेस ने राज किया प्रोविंस में. उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने लग गया. अब जिस सब की वजह से कांग्रेस के लीडर ने डिसाइड किया कि वो ब्रिटिश को सपोर्ट करेंगे, लेकिन इसके बदले में इंडियंस ने बोला कि हम आपको सपोर्ट करेंगे बट लड़ाई के बाद, युद्ध के बाद आप हमें आजादी दोगे. अब ब्रिटिश ने मना कर दिया, डिमांड नहीं मानी, तो इसलिए कांग्रेस के जो जितनी भी मिनिस्ट्रीज थी उससे रिजाइन कर दिया कांग्रेस के लोगों ने प्रोटेस्ट करने के तौर पर. फिगर 13 में आपको ये सरोजनी नायडू दिख रही है महात्मा गांधी के साथ पेरिस में 1931 में. Active in the national movement since early 1920s, Naidu was a significant leader of the Dandi March. She was the first Indian woman to become president of INC. याद रखिएगा, पहली भारतीय महिला है ये, फर्स्ट इंडियन. अगर कोई पूछे फर्स्ट वुमेन कौन थी तो शी वॉज एनी बेसेंट, लेकिन अगर इंडियन पूछे तो सरोजनी नायडू. तो देखिए यहाँ पर अपन को एक सोर्स दिया गया है. वीर लखन को, वीर लखन जो नायक थे उनको फांसी पे चढ़ाया गया था. तो बाजी मोहम्मद जो प्रेसिडेंट थे नवरंगपुर कांग्रेस के उड़ीसा में, उनकी एक रिपोर्ट कहती है 1930 की कि 25 अगस्त 1942 में 19 लोग जो थे वो मर गए थे पुलिस फायरिंग में, क्योंकि इनमें से बहुत सारे लोग इस प्रकार से जख्मी थे कि इनकी मृत्यु हो गई. करीबन 300 लोग जख्मी थे और काफी सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी. हजारों से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया था कोरतपुत डिस्ट्रिक्ट में. एंड इनमें से बहुत सारे लोगों को क्या किया था, एग्जीक्यूट भी किया गया था, गोली मार दी गई थी. वीर लखन नायक जो कि एक ट्राइबल लीडर थे, लेजेंडरी थे, एंड इन्होंने भी ब्रिटिश से क्या किया था,
पंगा ले लिया था, एक तरीके से आप बोलिए, और अपनी देश की आज़ादी के लिए लड़े थे। बाजी बताते हैं कि नायक को जब फांसी पे चढ़ाया जा रहा था तो इनको कोई दुख नहीं था, दुख सिर्फ इस बात का था कि मैं अपनी देश की आज़ादी का सवेरा नहीं देख पाऊंगा। इन्हें मरने का कोई भी खौफ नहीं था। बाजी मोहम्मद ने फिर करीबन 20,000 लोगों को मोबिलाइज कराया कि भाई आप नेशनल स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करो। इवन उन्होंने ऑफर्ड किया सत्याग्रह बहुत सारी टाइम पर, एंड इन्होंने खुद भी पार्टिसिपेट किया, प्रोटेस्ट किया सेकेंड वर्ल्ड वार के खिलाफ और क्विट इंडिया मूवमेंट में, एंड सर्व्ड लॉन्ग जेल टर्म्स। इनको भी काफी ज्यादा जेल देखने को मिलता है कि इनको भी जेल में डाल दिया गया था। देखो जो भी स्ट्रगल मूवमेंट में रहे हैं मोस्टली उनको ब्रिटिश ने जेल में डाला ही डाला है। क्विट इंडिया एंड उसके बाद क्या हुआ देखो, महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि वो एक नया फेस लेके आएंगे मूवमेंट का ब्रिटिश के खिलाफ मिडिल ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार में। तो ब्रिटिश मस्ट क्विट इंडिया इमीडिएटली, ठीक है। तो टू द पीपल ही सेड, डू और डाई इन योर एफर्ट टू फाइट द ब्रिटिश बट यू मस्ट फाइट नॉन वायलेंटली। गांधी जी ने बोला करो या मरो, लेकिन आपको बिना हिंसा के ये काम करना है, आजादी को प्राप्त करना है। तो गांधी जी और उनके साथ जो लीडर्स थे उनको जेल भी हो गई थी एक बार, एंड जो उसके बावजूद भी, जेल होने के बावजूद भी जो मूवमेंट था वो फैलता रहा लोगों में। इस मूवमेंट ने स्पेशली जो किसान थे, जो हमारे यहाँ का यूथ था, जवान लोग थे, जो उन्होंने अपनी स्टडीज को छोड़ दिया था, इस तरह के लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट किया। कम्युनिकेशंस एंड सिंबल्स ऑफ स्टेट अथॉरिटीज वर अटैक्ड ऑल ओवर द कंट्री। तो ब्रिटिश सरकार के जो भी कम्युनिकेशन के माध्यम थे, पोस्ट ऑफिस थे, टेलीफोन लाइंस थी, जो भी सिंबल्स इन्होंने अपने बना रखे थे स्टेट के, वो सबको तहस नहस किया गया, उन पे आक्रमण कर दिया गया, अटैक करा था। बहुत सारे एरियाज में लोगों ने अपनी खुद की सरकार बनाना शुरू कर दिया था। जो पहला रिस्पॉन्स था ब्रिटिश का वो था रिप्रेशन, और 1943 के एंड आते आते करीबन 90,000 लोगों को अरेस्ट किया गया था और करीबन 1,000 लोग पुलिस फायरिंग में मारे गए थे। बहुत सारे एरियाज में ऑर्डर दिया गया था कि आप गन से मशीन गन दे दो क्राउड्स को, एयरप्लेन से मशीन गन से क्या कर दो, शॉट कर दो लोगों को। लेकिन फिर भी जब आपको पता है, जब आम जनता चाहे कितनी भी कमजोर हो, अगर वो यूनिटी में आ जाए ना तो बड़े बड़ों को हिला देती है। तो वही हुआ कि अल्टीमेटली जो ये राज था ये अपने घुटनों पे आ गया। फिगर 14 में देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 1942 की तस्वीरें हैं। डेमोन्स्ट्रेटर्स का क्लैश हो रहा है पुलिस के साथ हर जगह, और बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया, मारा गया, बहुत सारे इंजर हुए। कुछ इस प्रकार की देखो हालत इन्होंने की हमारे लोगों की। देखिए ये है सुभाष चंद्र बोस एंड INA। क्या बताया जा रहा है, ये एक रेडिकल नेशनलिस्ट थे जिनकी अपनी सोशलिस्ट लर्निंग थी। इन्होंने कभी भी गांधी जी के जो आइडियल्स हैं अहिंसा वाले, इनको नहीं माना, लेकिन हाँ ये गांधी जी की रिस्पेक्ट करते थे एज फादर ऑफ नेशन। जनवरी 1941 में इन्होंने सीक्रेटली कलकत्ता को छोड़ा, अपने घर को छोड़ा और सिंगापुर गए जर्मनी होते हुए, और यहाँ पर इन्होंने अपनी आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी का निर्माण भी किया था, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडिया को फ्री करने के लिए ब्रिटिश कंट्रोल से 1944 में इंडियन नेशनल आर्मी को एंटर करवाया इंडिया में। कहाँ के माध्यम से, नॉर्थ ईस्ट से, थ्रू इम्फाल एंड कोहिमा। बट ये कैंपेन फेल हो गई, और जो INA के बहुत सारे मेंबर्स थे इनको जेल हो गई। People across the country from all walks of life participated in the movement against INA trials। और जब इन INA members पे ट्रायल्स चल रहे थे, इनको प्रिज्न में डाल दिया गया था, तो लोगों ने इस पे भी गुस्सा जताया था इंडियंस ने, और इसमें भी पार्टिसिपेट किया था मूवमेंट में। अब देखेंगे टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। देखो मीनवाइल क्या हो रहा था, 1940 में मुस्लिम लीग ने एक रिजोल्यूशन डिमांड स्टार्ट कर दी थी कि हमें इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए मुस्लिम लोगों के लिए, नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न एरियाज में कंट्री की। ये जो रेजोल्यूशन था, इसमें कहीं भी पार्टीशन की बात नहीं थी और पाकिस्तान की बात नहीं थी। Why did the league ask for an autonomous arrangement for Muslim of the subcontinent?
तो देखो इस मुस्लिम लीग ने क्यों ऐसा डिमांड की थी, क्यों इनको एक सेपरेट चाहिए था स्टेट मुस्लिम्स के लिए। तो देखो 1930 से ही लीग ने स्टार्ट कर दिया था मुस्लिम को एक सेपरेट नेशन, सेपरेट देखना, एक सेपरेट नेशन चाहना मुस्लिम्स के लिए हिंदुओं से अलग। और यही नोशन जो था, इनकी धारणा जो बन गई थी वो डेवलप होती गई। और ये it may have been influenced by the history of tension between some Hindu and Muslim groups in 1920s and 1930s। अब जब थोड़ी सी चिंगारी लगती है ना, तो उसको घी मिल जाता है कहीं से तो आग लग जाती है। अब जो टेंशन्स कभी 1920s और 1930s में हुई थी हिस्ट्री में, ये चीज़ों ने और ज़्यादा इनकी जो धारणा है उसको इन्फ्लुएंस कर दिया। देखो बहुत सारे कारण थे। जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे 1937 में, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं लीग को लग गया था कि मुस्लिम यहाँ पर माइनॉरिटी हैं और उनको हमेशा सेकंड रोल ही मिलेगा एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बनाने में, जिसकी वजह से मुस्लिम्स के अंदर थोड़ा सा डर भी बैठा कि हमारी कहीं कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। कांग्रेस ने भी रिजेक्शन कर दिया था लीग के, जो लीग चाहती थी जॉइंट कांग्रेस लीग गवर्नमेंट बनाना, इसको भी एक यूनाइटेड प्रोविंस के अंदर। तो इसकी वजह से भी लीग नाराज हो गई थी। लीग में जब भी बोलूँ तो समझ जाना मुस्लिम लीग की ही बात कर रही हूँ। तो कांग्रेस का भी एक फेलियर हमें देखने को मिलता है जब वो मोबिलाइज नहीं कर पाती मुस्लिम लोगों को 1930 में। तो इस सब की वजह से भी एक जो सोशल सपोर्ट है ये थोड़ा बढ़ जाता है मुस्लिम लीग का। एंड यहाँ से ये अपना जो सपोर्ट है उसको एनलार्ज करने की कोशिश करते हैं 1940s में, जब बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स जेल में होते हैं तो पीछे से ये भी अपना सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जब लड़ाई खत्म होती है, विश्व युद्ध खत्म होता है 1942 में, तो ब्रिटिश बातचीत करना स्टार्ट करते हैं कांग्रेस से, लीग से एंड खुद से। किस बारे में? इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के बारे में। बट जो बातचीत है वो फेल हो जाती है क्योंकि लीग ने अपने आप को ऊपर रखने की कोशिश कर रहा होता है। लीग बोलती है कि हम इंडिया की तरफ से अकेले कौन है, स्पोक पर्सन है। चलिए मैं आगे आपको बताती हूँ। उससे पहले फिगर में देखिए, फिगर 20 में नेहरू जी आपको देखने को मिल रहे हैं, जो महात्मा गांधी जी की बात सुन रहे हैं बॉम्बे सेशन से पहले। 1946 जुलाई की बात है। गांधी के शिष्य हैं कांग्रेस के सोशलिस्ट एंड इंटरनेशनलिस्ट रहे नेहरू जी। ये एक लीडिंग आर्किटेक्ट हैं हमारे नेशनल मूवमेंट के एंड फ्री इंडियाज इकोनॉमी और पॉलिटी के भी पहले पीएम बने थे। ये हमारे प्रधानमंत्री बने थे नेहरू जी भी। देखो जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की अगर बात करी जाए तो इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट्स विद नो रिजर्वेशन फॉर एनी रिलीजियस और अदर कम्युनिटी, ये होता है जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो अब देखिए फिगर 18 देखिए, ये बहुत पुरानी और बहुत इम्पोर्टेंट फोटोज हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, जो भी हमारी इंडिपेंडेंस को लेके जो भी बातचीतें थी इसमें। पटेल hailed from an impoverished peasant proprietor family of Nadiad, Gujarat, a foremost organizer of freedom movement from 1918 onwards. Patel served as president of the Congress in 1931। 1931 में ये प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के और गुजरात को ये बिलोंग करते हैं। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनकी जो स्टैचू है वो कहाँ बनवाई गई है। स्टैचू ऑफ यूनिटी। फिगर 19 में देखिए, ये मोहम्मद अली जिन्ना है महात्मा गांधी के साथ बॉम्बे सितंबर 1944 का ये फोटो है। एंड ये एम्बेसडर थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के 1920 तक। एंड जिन्ना ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था लखनऊ पैक्ट को लेके। एंड इन्होंने मुस्लिम लीग को ऑर्गेनाइज किया 1934 के बाद और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पोक पर्सन बने जिन्होंने डिमांड की पाकिस्तान की। फिगर 16 में देखिए, मौलाना आज़ाद बैठे हैं बहुत सारे मेंबर्स के साथ। ये एक कांग्रेस की वर्किंग कमेटी थी सेवाग्राम की 1942 में।
आज़ाद का जन्म मक्का में हुआ था। इनके फादर बंगाली थे और इनकी जो माँ थी वो अरब की थी। तो ये जो आज़ाद थे इनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। ये इस्लाम के स्कॉलर भी थे और इनका जो एक एक्सपोनेंट नोशन था किसका, वहादत दीन को लेके, इसेंशियल वननेस ऑफ ऑल रिलीजन, मतलब ये दोनों ही रिलीजन्स को लेके मान के चलते थे। और गांधी के मूवमेंट में इनका बहुत अच्छा रोल था। जिन्ना का जो अपना थ्योरी था, टू नेशन थ्योरी, मतलब जिन्ना नहीं तो बनवाया पाकिस्तान एक तरीके से डिमांड करके, तो इसके ये अगेंस्ट में थे जबकि ये मुस्लिम थे। इनका मानना था हिंदू मुस्लिम यूनिटी होनी चाहिए, ये फेवर में थे। फिगर 17 में देखिए चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी जी जो स्पीकिंग कर रहे हैं किससे, गांधी जी से, बिफोर गांधी जी डिड नॉट टॉक। 1944 का है, ये गांधी जी हैं और ये सी राजा गोपालाचारी हैं। ये वेटरन नेशनलिस्ट एंड लीडर हैं सॉल्ट सत्याग्रह के साउथ। सी राजा गोपालाचारी जी, जिनको पॉपुलरली राजा जी कहते थे, ये भी एक मेंबर रहे इंटरिम गवर्नमेंट के 1946 में एंड एज फ्री इंडियाज फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल भी रहे हैं। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। अब लास्ट एक चैप्टर रह गया है जिसके बाद आपकी क्लास 8 की हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। एंड फिर आप मुझे बताइए कि मैं क्लास 8 की हिस्ट्री खत्म होने के बाद क्लास 8 की ज्योग्राफी खत्म करने का सोचूं या फिर आप कुछ और सब्जेक्ट चाहते हैं क्लास 8 का, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज विद्या साधना।